So in today lecture, I will discuss about a very important law which is known as the Ampere law or Ampere circuital law. क्या है ये law? According to this law, if a closed loop एक क्लोज लूप में है जिसमें कुछ करंट फ्लो होता है। इस लूप में जो फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो क्लोज लाइन इंटीग्रल होगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस क्लोज लूप, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। बी डॉट डी एल का मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल है। गॉस लॉ में ई डॉट डी एस था, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर बी डॉट डी एल है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उस इन ए क्लोज लूप। तो वो जो होगा वो म्यू नॉट टाइम होगा किसका? टोटल करंट इनक्लोज्ड बाय द लूप। तो यहाँ पर करंट कितना इनक्लोज्ड है? I1 प्लस I2। तो यहाँ पर I इनक्लोज्ड की जगह आप कितना रख देंगे? I1 प्लस I2। तो देखने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं है, तो बड़ा आसान सा लॉ है, लेकिन इसकी एप्लीकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है कि आपको अभी समझ में आएगी। आपको याद होगा बायो-सैवर्ट लॉ वाले जब मैंने लेक्चर दिया था उसमें एक इनफाइनाइट लेंथ का वायर लिया था और उसकी वजह से मैंने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था उसके सराउंडिंग में एट ए पॉइंट P। इस तरह से एक वायर था, इस तरह से एक पॉइंट P था जिसकी डिस्टेंस R थी और इस इनफाइनाइट लेंथ के वायर से माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये वायर था। इसकी वजह से मैंने इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड निकाला था और उसका डेरिवेशन अच्छा खासा बड़ा हो गया था। सेम वायर, सेम कन्फिग्रेशन, सेम करंट इसमें फ्लो हो रहा है। मैं इसकी वजह से यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा पॉइंट P पे, बट यूजिंग दिस लॉ, यूजिंग दिस लॉ। लेकिन मैं यहाँ पर एक क्लोज लूप बनाऊंगा पहले। जब तक क्लोज लूप नहीं बनेगा तब तक आप इस लॉ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये कितना हो जाएगा? म्यू नॉट टाइम I इनक्लोज्ड बाय द लूप। तो यहाँ पर तो सिर्फ एक ही वायर है, एक ही करंट फ्लो हो रहा है। तो B DL इज द लाइन इंटीग्रल, और किसी क्लोज लूप का अगर वो सर्कुलर है तो लाइन इंटीग्रल उसकी सरकमफ्रेंस के इक्वल हो जाएगा। तो इट विल बी 2 पाई R एंड इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I। तो B विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई, और रेडियस कितनी है इसकी? कैपिटल R के इक्वल है, तो इट विल बी कैपिटल स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। यही एक्सप्रेशन हमें वहाँ करने के लिए पूरा बोर्ड भरना पड़ा था डेरिवेशन में, और यही एक्सप्रेशन यहाँ पर सिर्फ 2 लाइन में काम खत्म हो गया। ये तो लॉ है, 2 लाइन में आपका डेरिवेशन आ गया। तो ये इंपॉर्टेंस है इस लॉ की। एक बड़ा फेमस इसका और एप्लीकेशन है, बल्कि वो एनसीईआरटी में एज एन एग्जाम्पल भी डिस्कस किया गया है। और वो क्या एग्जाम्पल है, वो आ जाता है एग्जाम में, आप उसको देख लीजिए कि एक वायर है, वायर को मैंने थोड़ा मैग्नीफाई कर लिया है। इसमें करंट फ्लो होता है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में। आपको इस वायर के अंदर किसी पॉइंट पे, इस वायर के सरफेस पे और इस वायर के बाहर किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड बताना है। कहाँ कहाँ? इनसाइड द वायर, ऑन द सरफेस ऑफ द वायर एंड आउटसाइड द वायर। ये इसका एक्सिस है, ये इसकी रेडियस है R। इस पूरे वायर में जो करंट फ्लो होता है वो आपका I है। आपको इनसाइड कहीं इस पॉइंट पे, जिसकी डिस्टेंस मान लीजिए सेंटर से R है, स्मॉल r है, मैग्नेटिक फील्ड बताना है। तो आप करेंगे क्या? एम्पियर सर्कुइटल लॉ लगाएंगे। तो उसके लिए आपको एक जो है क्लोज लूप बनाना पड़ेगा। तो ये एक छोटा सा वायर के शेप का एक लूप बन गया, सर्कुलर है, चूँकि किसी सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सर्कुलर होता है। एम्पियर सर्कुइटल लॉ आप लगा दीजिए। तो इनसाइड जब आप देखेंगे वायर के B डॉट डी एल, इट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट टाइम I इनक्लोज्ड। ओके, तो इसका तो कोई मसला नहीं है। B हो गया, DL 2 पाई R हो गया, छोटा सा है वो, इसकी रेडियस भी R है, इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम। अब करंट कितना इनक्लोज है अंदर वायर के ये नहीं पता। पूरे वायर का तो I है, पूरे वायर का I है, लेकिन आपको पूरा वायर नहीं, उस वायर का थोड़ा सा सेगमेंट लेना है। तो मान लीजिए इसमें जो करंट है वो I डैश है। बेसिकली आप इस I डैश की वैल्यू पता लगा लीजिए, आपका डेरिवेशन हल हो गया। I डैश कितना होगा भाई? I डैश को निकालने के लिए आप ये देखें, जो करंट I है इस पूरे वायर का है,
यानी कि पूरे वायर का एरिया है पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इस पूरे वायर का जो एरिया है वो, तो पूरे वायर में जो करंट है आपका वो आई है। छोटा जैसा जो सेगमेंट बनाया है आपने उसका एरिया है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, और उसमें जो करंट आपने अज्यूम किया है वो आई डैश अज्यूम किया है। इन दोनों का रेशियो ले लेना ज़रा, आई डैश अपॉन आई विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, विच इम्प्लाइज दैट आई डैश विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू आई। ये आई डैश की वैल्यू आप यहाँ पर रख दीजिए, आपका मसला हल हो गया। सो फ्रॉम दिस बी 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई की जगह आर स्क्वायर आई अपॉन आर स्क्वायर, एक आर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा जी ये इनसाइड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर इंटू आर। दिस implies that inside B will be proportional to the R। तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्यों है इसके प्रोपोर्शनल? जैसे जैसे आर बढ़ के सरफेस की तरफ जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर करंट भी बढ़ता चला जाएगा, और जब ये सरफेस पे पहुंच जाएगा तो टोटल करंट अपने अंदर ये एब्जॉर्ब कर लेगा। तो यानी कि जब आपका स्मॉल ऑन द सरफेस के लिए, ऑन सरफेस ये स्मॉल आर किसके इक्वल हो जाएगा? कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा। जब ये कैपिटल आर के इक्वल हो जाएगा तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बी ऑन द सरफेस, ये सेकंड पार्ट हो गया, बल्कि ये सेकंड पार्ट हो गया यहाँ से, तो आपका जो बी हो जाएगा दैट विल बी इक्वल टू आर की वैल्यू आप कैपिटल आर के इक्वल रख दीजिए यहाँ पर, तो कैपिटल एक आर कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जो कि एक्सप्रेशन होता भी है मैग्नेटिक फील्ड का किसी वायर की वजह से। देखिए ये वाला, जब आप बाहर चले जाएंगे, जब आप यहाँ पर आ जाएंगे किसी यहाँ पर, तो फिर आपको एक बड़ा सर्किल बनाना पड़ेगा इस तरह से, लेकिन उस बड़े सर्किल के अंदर भी करंट तो आई का ही रहेगा भाई। आप चाहे सरफेस के बाद आप चाहे कितना भी बड़ा सर्किल बना लो, करंट तो आई ही रहा, लेकिन डिस्टेंस जो हो जाएगी वो आपकी वो बढ़ जाएगी यहाँ पर। तो इसमें इस कैपिटल आर की जगह आउटसाइड के लिए स्मॉल आर आ जाएगा, which means B will be proportional to 1 upon R outside the wire. Inside the wire B is directly proportional to the R. On the surface B is constant and outside B is inversely proportional to the R. अगर आप इसको प्लॉट भी करना चाहें, इधर R ले लीजिए, इधर B ले लीजिए, सेंटर पे जब R 0 हो जाएगा, यहाँ जब R 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 है, तो सेंटर पे तो 0 होगा। फिर जैसे जैसे R बढ़ेगा, B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, वैसे वैसे B भी बढ़ेगा स्ट्रेट लाइन के अकॉर्डिंग, और मैक्सिमम हो जाएगा जब आपकी स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल हो जाएगी। जब आप सरफेस से भी अलग ऊपर जाओगे और, तो फिर आपका ये वाला फॉर्मूला काम करेगा, इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो कुछ इस तरह का ग्राफ आपके पास। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो है, एग्जाम्पल है जो आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है और ये आ जाता है एग्जाम में।